हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई बहन और जादुई दो लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नामक एक गांव में पूर्णिमा नाम की एक औरत रहती थी। पूर्णिमा की दो बेटियां थीं, पूजा और आरुषि। आरुषि पूर्णिमा की सगी बेटी नहीं थी। आरुषि पूर्णिमा को एक मंदिर के बाहर मिली थी। आरुषि स्वभाव की बहुत ही अच्छी लड़की थी। और तो और पूर्णिमा कभी भी आरुषि और पूजा में कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। वो दोनों को ही एक समान प्यार करती थी। वो आरुषि को कभी भी सौतेली बेटी होने का एहसास नहीं देती थी। लेकिन दूसरी तरफ पूजा आरुषि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो आरुषि से जलती थी, क्योंकि सभी लोग आरुषि की बहुत प्रशंसा करते थे। क्योंकि आरुषि बहुत ही होशियार और समझदार थी। कुछ साल पहले पूर्णिमा के पति की एक कार हादसे में ही मृत्यु हो जाती है और उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। आरुषि को बहुत ही अच्छे लहंगे सिलने आते थे, इसलिए वो सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। लोगों को उसके बनाए हुए लहंगे बहुत पसंद आते हैं और उसका काम अच्छा हो जाता है। अब उनका घर इसी से चलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरुषि और पूजा का स्कूल से रिजल्ट आ जाता है। पूजा का रिजल्ट देखकर पूर्णिमा आग बबूला हो जाती है और पूजा को एक खींच कर तमाचा मारती है। पूजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस बार भी फेल हो जाओगी। मैंने तुम्हारे दो ट्यूशन लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी तुम फेल हो गई। आरुषि को देखो, वो तुम्हारी ही उम्र की है, लेकिन तुमसे 4 गुना तेज है और इस बार भी फर्स्ट आई है और पढ़ाई करने के साथ साथ सिलाई भी करती है और घर चलाती है। और एक तुम हो जो पैसा बर्बाद करना जानती हो बस। मम्मी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इसे नहीं, आप मुझे उठाकर लाई हैं। आप ऐसा करती हैं जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। पार्टी मत करो, शॉपिंग मत करो, दोस्तों के साथ मत घूमो। यही तो उम्र है। इस उम्र में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसी तरह पूजा अपनी माँ से बहस कर रही थी। ये सब सुनकर पूर्णिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पूजा को एक और जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, एंजॉय करने के लिए तुमसे किसने मना किया है? लेकिन शायद अभी तुम्हें पता नहीं है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। बेचारी आरुषि स्कूल जाती है और फिर रात भर बैठकर लहंगे सिलती है, तब जाकर 2 पैसे घर में आते हैं। आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा, तब जाकर तुम्हें पैसों की कीमत समझ आएगी। और अगर एंजॉय करने का इतना ही शौक है तो जाओ और खुद से कमा कर खाओ, फिर करना एंजॉय तुम। ये सब सुनकर पूजा वहाँ से चली जाती है। पूजा को आरुषि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज आरुषि की बच्ची के चक्कर में माँ ने मुझे थप्पड़ मारा है। आरुषि की बच्ची, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब तू ज्यादा दिन इस घर के अंदर नहीं टिक पाएगी। पूजा आरुषि से बदला लेने के लिए एक जादूगर के पास जाती है और उस जादूगर से सब कुछ बताती है कि वो अपनी सौतेली बहन से बदला लेना चाहती है। पूजा की पूरी बात जानकर जादूगर पूजा से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे 10,000 रुपए देने होंगे, तभी तुम्हें जादुई लहंगा मिलेगा। तुम ये जादुई लहंगा उस लड़की को पहना देना, फिर देखना वो कैसे तुम्हारे वश में आ जाती है। जादूगर की बातें सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है और उस जादूगर को 10,000 रुपए दे देती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद पूजा आरुषि को वो जादुई लहंगा पहनने के लिए बहुत जोर देने लगती है। आखिर में आरुषि वो लहंगा पहन ही लेती है
लहंगा पहनने के साथ ही आरुषि पूजा के वश में आ जाती है। सुन आरुषि, अब जल्दी से मेरी माँ के पास जा और उनकी खूब इंसल्ट करके आ। आरुषि ने जादुई लहंगा पहना हुआ था, इसलिए वो पूजा की बात मान लेती है। उसके बाद आरुषि अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ की बहुत इंसल्ट करती है। थोड़ी देर के बाद पूजा आरुषि को माँ पर अत्याचार करने को कहती है। आरुषि बिल्कुल वैसा ही करती है। आरुषि पूर्णिमा के कमरे में जाती है और पूर्णिमा के हाथ पीछे से मोड़ देती है और कहती है, क्यों रे चुड़ैल पूर्णिमा, तू मुझसे प्यार में सारा काम करवा लेती है ना। अब से मैं तेरा कोई काम नहीं करूँगी, ना ही सिलाई करूँगी और ना ही घर का काम करूँगी। अब से घर का सारा काम भी तू करेगी और सिलाई भी तू ही करेगी। समझ आया तुझे? चल अब जल्दी से जा और मेरे लिए स्वादिष्ट वेज मंचूरियन बना कर ला। आरुषि बेटी, तुझे अचानक ये क्या हो गया? तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें अच्छी बेटी समझती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो बेटी? चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बकबक। जल्दी से मेरे लिए वेज मंचूरियन बना कर ले आ। अब समय बर्बाद मत कर और उसके बाद तुझे गार्डन की सफाई भी करनी है। गार्डन बहुत ज्यादा गंदा है। पूर्णिमा आरुषि के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि अचानक से आरुषि को क्या हो गया है। थोड़ी देर के बाद पूर्णिमा वेज मंचूरियन बनाकर आरुषि के पास लाती है। पूर्णिमा देखती है कि आरुषि अपने हाथ से बनाए हुए लहंगों में आग लगा रही है। तभी पूर्णिमा आरुषि से कहती है, अरे आरुषि बेटा, तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुमने सभी लहंगे जला क्यों दिए? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लहंगे मैंने अपने हाथ से बनाए थे और अगर मैंने जला भी दिए तो तेरा क्या जा रहा है? ये सब देखकर पूजा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आरुषि के जाने के बाद पूजा पूर्णिमा के पास आती है और उससे कहती है, देखा मम्मी, इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सौतेली है ना, तो सौतेली ही रहेगी, चाहे इसे कितना भी प्यार कर लो। अभी भी समय है, आप इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो, वरना वो समय दूर नहीं जब वो हम दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। पूर्णिमा बिना सोचे समझे पूजा की बात मान लेती है और आरुषि को घर से बाहर निकाल देती है। आरुषि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ कब बदतमीजी की थी। उसको नहीं पता था कि ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल है। 2 दिन बीत जाते हैं। आरुषि को कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा था। ऐसे ही वो एक जगह बैठ जाती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान, मुझे नहीं पता मैंने अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कब किया। ऐसा कहकर आरुषि बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर एक परी आती है और वो आरुषि से कहती है, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं आरुषि, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ, जिसे पहनते ही सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। परी की बातें सुनकर आरुषि बहुत खुश हो जाती है और फिर परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से वहाँ पर एक जादुई लहंगा प्रकट कर देती है। आरुषि जैसे ही वो जादुई लहंगा पहनती है, उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो तुरंत ही अपने घर वापस जाती है और पूजा से कहती है, पूजा, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। अभी भी समय है, सब कुछ सच सच बता दो। आरुषि पूजा से सब कुछ सच सच पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पूजा सच नहीं उगलती। तभी उस जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और अगले ही पल पूजा सारा सच बताना शुरू कर देती है।
सारी सच्चाई सुनने के बाद पूर्णिमा पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, पूजा, मुझे नहीं पता था कि तुम आरुषि से इतनी ज्यादा नफरत करती हो। और तो और तुमने इसको घर से बाहर निकलवाने के लिए एक जादूगर की मदद भी ली। आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर परी आरुषि को दूसरा जादुई लहंगा नहीं देती तो शायद आज सच मेरे सामने ना आ पाता। पूजा अपनी माँ से माफी मांगती है, लेकिन पूर्णिमा उसकी एक नहीं सुन रही थी। तभी आरुषि कहती है, माँ कोई बात नहीं, इसको एक मौका दे दीजिए, आखिर गलती इंसान से ही तो होती है। आरुषि के कहने पर पूर्णिमा पूजा को माफ कर देती है। अब दोनों सौतेली बहन सगी बहनों की तरह एक साथ घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। कुंजपुर नाम के एक राज्य में बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल गांव था। वहाँ की रानी मधु अक्सर बीमार रहा करती थी, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की शादी कराने का फैसला करती हैं। रानी मधु जीते जी अपनी बहू का मुंह देखना चाहती थी, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। एक दिन रानी मधु अपने बेटे के पास जाकर उससे कहती है, बेटा, तेरे लिए इतनी खूबसूरत राजकुमारियों का रिश्ता आता है, लेकिन पता नहीं क्यों तू सभी राजकुमारियों का रिश्ता मना क्यों कर देता है बेटा? माँ, शादी तो एक ही बार होती है ना, इसीलिए मैं किसी नेक और दयालु राजकुमारी के साथ शादी करना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद वो राजकुमारी तुम्हारा और हमारे गांव और प्रजा का अच्छे से ध्यान रखे। लेकिन बेटा, आज का समय बहुत बदल चुका है। नेक और अच्छी राजकुमारी का मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल तो सभी राजकुमारियाँ बुरे लोगों की तरह मतलबी और स्वार्थी होती जा रही हैं। आप चिंता मत करो माँ, मुझे पता है एक न एक दिन मुझे मेरी पसंद की राजकुमारी जरूर मिलेगी। रानी मधु से इतना कहकर राजकुमार वहाँ से सैर करने के लिए चला जाता है। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर पास के राज्य में पहुँच जाता है। तभी उसकी नजर एक समायरा नाम की राजकुमारी पर पड़ती है। राजकुमारी समायरा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। राजकुमारी समायरा की खूबसूरती देखकर राजकुमार की उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी और वो अपने आप से ही कहता है, इसे कहते हैं असली खूबसूरती। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी खूबसूरत राजकुमारी कभी नहीं देखी। काश चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ इसका मन भी बहुत खूबसूरत हो। मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तभी मुझे इसके असली स्वभाव का पता चलेगा। राजकुमार एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत बहादुर थे। साथ ही साथ राजकुमार ने एक जादूगर से जादू करना भी बहुत अच्छे से सीखा था। इसीलिए राजकुमार अपने आप को एक यूनिकॉर्न के रूप में बदल देते हैं। यूनिकॉर्न बना राजकुमार राजकुमारी समायरा के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। इतना सुनकर राजकुमारी समायरा जल्दी से वहाँ से जाती है और उसके लिए हरी हरी घास तोड़कर लाती है और उस यूनिकॉर्न को बहुत ही प्यार से खिलाने लगती है। यूनिकॉर्न राजकुमारी समायरा से कहता है, राजकुमारी, असल में मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन एक श्राप की वजह से मैं एक यूनिकॉर्न बन गया हूँ। ओहो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन क्या अब तुम पूरी जिंदगी इसी तरह यूनिकॉर्न बने रहोगी क्या? अरे नहीं नहीं, अगर मेरी शादी किसी खूबसूरत राजकुमारी से हो जाएगी तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और फिर से राजकुमार बन जाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी वहाँ पर राजकुमारी समायरा की सहेलियाँ आ जाती हैं। राजकुमारी समायरा अपनी सहेलियों को यूनिकॉर्न की सारी परेशानी बताती है। राजकुमारी समायरा की बात सुनकर उसकी सहेलियाँ कहती हैं, अरे नहीं नहीं समायरा,
तुम इस यूनिकॉर्न से शादी मत करना। मुझे तो लगता है कि ये कोई राक्षस है। अगर तुमने इससे शादी कर ली तो ये फिर से राक्षस के रूप में बदल जाएगा और हो सकता है कि ये तुम्हें मारकर खा भी जाए। हाँ, मैं भी छाया की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देख समायरा, तो हमारे राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिकॉर्न एक मायावी यूनिकॉर्न है। बहला फुसलाकर वो तुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। तू गलती से भी इस मायावी यूनिकॉर्न के जाल में मत फंसना। चल यहाँ से। हो सकता है कि तुम लोगों की बात सच भी हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे शक की वजह से इसे ऐसी हालत में छोड़ना ये तो गलत है ना। इसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं इस यूनिकॉर्न से शादी करके इसे इसके असली रूप में लाना चाहती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी समायरा उस यूनिकॉर्न को अपने महल में लेकर जाती है। राजकुमारी समायरा अपनी माँ को सारी बात बताती है। राजकुमारी की बात सुनकर उनकी माँ गुस्से में कहती है, अरे तू पागल हो गई है क्या? खबरदार, अगर तूने इस यूनिकॉर्न से शादी की, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर राजकुमारी समायरा उदास होकर बगीचे में टहलने के लिए चली जाती है। तभी उस राज्य की सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती हैं, अरे ये देखो, राजकुमारी समायरा आ गई अपने यूनिकॉर्न के साथ। ये तो बेवकूफ राजकुमारी है। संध्या की बात सुनकर वहाँ खड़ी और भी लड़कियाँ राजकुमारी समायरा पर हंसने लगती हैं। लेकिन राजकुमारी समायरा बिना किसी बात की परवाह किए उस यूनिकॉर्न से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद राजकुमार अपने असली रूप में आ जाता है। सुंदर राजकुमार को देखकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, अरे ये तो पास वाले राज्य का राजकुमार है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने लिए एक नेक और दयालु दुल्हन चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। राजकुमारी समायरा, सचमुच तुम एक बहुत ही दयालु और एक अच्छी राजकुमारी हो। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी समायरा को अपने महल में लेकर जाता है। राजकुमारी समायरा को देखकर राजकुमार की माँ बहुत खुश होती है। इस तरह राजकुमारी समायरा एक रानी बनकर हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।